एक्सप्रेसवे पर आग की लपटें अभी भी डामर को चाट रही थीं। हवा में जलते हुए मांस और बारूद की बदबू इतनी भारी थी कि सांस लेना किसी सजा जैसा लग रहा था। महिला अफसर कैप्टन मीरा की राइफल अब भी अर्जुन की तरफ आधी उठी हुई थी। उसके पीछे खड़े जवान पसीने और खून से लथपथ थे। उनकी आंखों में उस मरे हुए दानव का खौफ कम और सामने खड़े इस अकेले आदमी का खौफ ज्यादा था। अर्जुन ने कोई हीरो वाली पोज नहीं बनाई। उसका शरीर थका हुआ था। दायां हाथ पिछले वार के झटके से हल्का कांप रहा था, लेकिन उसका ऑरा किसी पहाड़ जैसा भारी था। इसे हथकड़ी लगाने की गलती मत करना, पीछे खड़े घायल सैनिक ने अपने साथी से फुसफुसाकर कहा। 3 दरिंदे ये पहले ही काट चुका है। अर्जुन ने उस फुसफुसाहट को इग्नोर किया। उसने अपनी नीली आंखों से सीधा मीरा को देखा। मुझे अरेस्ट करने में अपनी बची खुची गोलियां बर्बाद करोगी? अर्जुन की आवाज में कोई पैनिक नहीं था, बस एक बर्फीली सच्चाई थी। तो ये शहर तुम्हारे सामने मर जाएगा। मीरा की उंगली ट्रिगर से हल्की सी खिसकी। वो एक कमांडिंग अफसर थी, बेवकूफ नहीं। उसने देखा था कि इस आदमी ने कैसे म्यूटेंट्स के मूवमेंट को पढ़ा था। तुम कौन हो, ये हम बेस पर तय करेंगे। मीरा ने अपनी राइफल पूरी तरह नीचे कर ली। फिलहाल तुम मेरे साथ चल रहे हो। ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक खूनी समझौते की शुरुआत थी। अर्जुन को एक भारी बख्तरबंद मिलिट्री कॉन्वॉय में ले जाया गया। बाहर मुंबई की सड़कें धू-धू कर जल रही थीं, लेकिन गाड़ी के अंदर एक भारी सन्नाटा था। गाड़ी हिचकोले खा रही थी। सामने बैठा एक सैनिक दर्द से कराह रहा था। स्कैवेंजर के वार से उसकी बाह का मांस फट चुका था और खून तेजी से बह रहा था। मीरा अपनी स्क्रीन पर शहर का मैप देखने में व्यस्त थी। अर्जुन ने कोई हमदर्दी भरा भाषण नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी लेदर जैकेट का एक साफ हिस्सा फाड़ा। सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने आगे झुककर उस फटे हुए कपड़े से उसकी बाह के ऊपरी हिस्से पर एक बेहद टाइट पट्टी बांध दी। खून का बहाव तुरंत रुक गया। सैनिक ने हैरानी से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखे बिना ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। मरने वाले बहुत मिल जाएंगे। अर्जुन अपनी सीट पर वापस टिका, लेकिन लड़ने वाले कम हैं। ये एक साइलेंट वर्च्यू था। मीरा ने स्क्रीन से नजरें उठाए बिना ही इस हरकत को नोटिस कर लिया था। इस अजनबी के प्रति उसका सम्मान अनजाने में ही एक स्तर ऊपर उठ गया। कुछ ही मिनट में कॉन्वॉय एक भारी कंक्रीट के रैंप से होता हुआ एक विशालकाय अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंचा। ये कोई रैंडम तहखाना नहीं था। ये साउथ मुंबई के पास बना एक सीक्रेट मिलिट्री और कॉर्पोरेट कमांड शेल्टर था। गाड़ी का दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। सामने का नजारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर मुंबई की सड़कें खून से रंगी थीं, लेकिन इस बंकर के अंदर जनरेटर्स की तेज आवाज गूंज रही थी। हथियारों के चेक पॉइंट्स बने थे। मेडिकल टेंट्स में घायलों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन की नजर उस वीआईपी सेक्शन पर गई जिसे भारी शीशे की दीवारों से अलग किया गया था। वहां शहर के अमीर बिजनेसमैन, सफेद पोश नेता और एलीट बैठे थे। बाहर की तबाही का उन पर कोई असर नहीं था। उनके हाथों में अभी भी साफ पानी और कॉफी के कप थे। तबाही में भी इन इंसानों की औकात नहीं बदली। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी समझ तैर गई। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये लोग इस नई दुनिया की कुर्सी अभी से हथिया रहे हैं। इंसानी फैक्शंस की राजनीति म्यूटेंट्स के खून से भी ज्यादा डार्क होने वाली थी। तभी सामने से एक भारी भरकम मिलिट्री कमांडर अर्जुन और मीरा की तरफ तेजी से आया। ये आदमी कौन है कैप्टन? कमांडर की आवाज में एक सरकारी गुरूर था। तुम किसी भी सिविलियन को कमांड सेंटर में कैसे ला सकती हो? मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसकी बात काट दी। मुझसे फालतू सवाल पूछने में तुमने अभी 30 सेकंड बर्बाद कर दिए कमांडर। अर्जुन की आवाज उस बंकर के कंक्रीट से भी ज्यादा ठंडी थी। कमांडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत! और अगर इसी तरह सवाल पूछते रहे तो अगले आधे घंटे में कोई दूसरा ब्रीच गेट टूट जाएगा और ये शीशे के पीछे बैठे तुम्हारे वीआईपी किसी स्कैवेंजर का खाना बन रहे होंगे। सन्नाटा छा गया। अर्जुन कोई डरा हुआ सिविलियन नहीं लग रहा था। वो एक ऐसा आदमी लग रहा था जो किसी भी वक्त इस पूरे कमरे को काट कर रख सकता था। मीरा ने बीच बचाव किया। सर, इस आदमी ने अकेले एक दानव को मारा है। ये म्यूटेंट्स के पैटर्न को हमारे रडार से ज्यादा तेज पड़ रहा है। कमांडर ने अपने दांत खींचे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि उसकी फोर्स बाहर बुरी तरह हार रही है। तुम्हें क्या चाहिए? कमांडर ने आखिरकार पूछा। मुझे पुरानी रिपोर्ट्स और खोखले मैप्स नहीं चाहिए। अर्जुन ने वहां लगे सबसे बड़े स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मुझे शहर के सर्वेलेंस का रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस चाहिए, अभी। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़ाका नहीं, एक ऑपरेटर बन चुका था। कमांडर ने झिझकते हुए हामी भर दी।
जैसे ही स्क्रीन पर मुंबई का लाइव फीड आया, अर्जुन के ईयरपीस में सारा की तेज और अलर्ट आवाज गूंजी। सर, मैंने मिलिट्री का मेन फ्रेम सिंक कर लिया है। सारा सिर्फ एक वॉइस नहीं, अब अर्जुन के इस नए फैक्शन की आंखें बन चुकी थी। मुझे साउथ मुंबई का ग्रिड दिखाओ सारा, अर्जुन ने बिना होंठ हिलाए धीरे से कहा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग के ब्लिंकिंग जोन से भर गया। सर, सारा की आवाज अचानक कांप उठी। साउथ मुंबई में मिलिट्री का क्वारंटीन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है सारा? वो सरकार म्यूटेंट्स को रोकने के लिए साउथ मुंबई के सारे पुल और सुरंगें सील कर रही है। मैंने उनके मेन फ्रेम का टाइमर आपकी घड़ी पर पैच कर दिया है। ठीक 4 घंटे। 4 घंटे बाद साउथ मुंबई एक नो एंट्री जोन बन जाएगा। अर्जुन ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच देखी। स्क्रीन पर लाल रंग के डिजिटल नंबर उल्टे दौड़ रहे थे। 0, 3, 5, 9, 8। एक भारी हथौड़ा अर्जुन के दिमाग पर पड़ा। रिया साउथ मुंबई में ही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी जैकेट से अपना फोन निकाला। नेटवर्क के सिग्नल बार बार आ जा रहे थे। उसने देखा 8 मिस्ड कॉल्स, सब रिया के नंबर से। अर्जुन की सांसें 1 सेकंड के लिए थम गईं। मैं नई ताकत के नशे में भाग रहा था। अर्जुन ने अपने फोन को कसकर मुट्ठी में दबा लिया और मैंने अपने ही लोगों को खुला छोड़ दिया। तभी बंकर में अचानक कई अलार्म एक साथ बजने लगे। लाल इमरजेंसी लाइट्स घूमने लगीं। कमांडर, सेक्टर 4 का अंडरपास टूट चुका है। मल्टीपल सिग्नेचर्स अंदर घुस रहे हैं। हमारी दूसरी यूनिट वहां फंस गई है। बंकर में भगदड़ मचने लगी। कमांडर समझ नहीं पा रहा था कि क्या ऑर्डर दे। मीरा भी अपनी राइफल लोड करने लगी। अर्जुन ने बिना आवाज ऊंची किए एक तेज और अचूक ऑर्डर दिया। सेक्टर 4 का मेन गेट सील करो। अर्जुन की आवाज उस शोर में भी साफ तीर की तरह घुसी। मेडिकल टेंट्स को पीछे शीशे वाली दीवार की तरफ शिफ्ट करो। उन्हें रोकने के लिए आगे मत बढ़ो। उनके बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक करो। पूरा रूम एक सेकंड के लिए रुका। कमांडर ने कुछ नहीं कहा। जवानों ने तुरंत अर्जुन के ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उन्हें बचाया नहीं था, उसने उन्हें एक शिकारी की तरह ऑर्गेनाइज किया था। बिना किसी बहस के उस कमरे की अथॉरिटी अब अर्जुन के हाथ में आ चुकी थी। मीरा ने हैरानी से अर्जुन को देखा। वो अब इस आदमी को एक एसेट की तरह नहीं, एक कमांडर की तरह देख रही थी। तभी अर्जुन के हाथ में दबा हुआ फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, रिया। अर्जुन ने तुरंत कॉल उठाया। कॉल के उस पार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी उखड़ी हुई सांसें सुनाई दे रही थी। बैकग्राउंड में किसी सायरन और दूर कुछ टूटने का खौफनाक शोर आ रहा था। रिया। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से पहले होता है। कुछ सेकंड। रिया। अर्जुन। रिया की आवाज कांप रही थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसका गला खौफ से सूखा हुआ था। मैं आ रहा हूं, अपनी लोकेशन से हिलना मत, अर्जुन ने तुरंत कहा। अर्जुन, मेरी बात सुनो, रिया फुसफुसाई। नीचे का गेट टूट चुका है, सीढ़ियों से भारी आवाजें आ रही हैं। अचानक कॉल के उस पार एक बहुत भारी धातु के टकराने की आवाज आई, जैसे किसी ने उनके फ्लोर का लोहे का दरवाजा तोड़ दिया हो। रिया की एक दबी हुई चीख गूंजी और फिर स्टैटिक। कॉल कट चुका था। अर्जुन ने अपने कान से फोन हटाया। उसके डांटियन में बना अधूरा कॉस्मिक नोड अचानक ऊर्जा के भारी दबाव से कांप उठा। एक खौफनाक और कच्ची जेनेटिक लहर उसकी नसों में दौड़ी। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी पुतलियां किसी खूंखार शिकारी की तरह सिकुड़ गईं। अर्जुन ने अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर तेजी से गिरते हुए उस टाइमर को देखा। 3:55:12। फिर उसने अपनी बर्फीली निगाहें मीरा पर गड़ा दी। अगले 4 घंटे तक कोई भी इस शहर को लॉक नहीं करेगा कैप्टन, क्योंकि वहां अभी मेरे लोग जिंदा हैं। आखिर अब क्या होगा?